ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास हाईवे पर जाम लग गया और जाम इतना भीषण था कि जाम से 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन जाम था कि खुला नहीं। जो दूरी 45-50 मिनट में पूरी होती है, वहां पहुंचने में कई घंटे लग गए। लंबा जाम लगा है, सड़क पर हॉर्न बजाती एम्बुलेंस फंसी है, लेकिन जाएं तो कहां जाएं? आगे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। जो जहां खड़ा है वहीं फंस गया और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों की सांसें इसी जाम में थम गईं। कमल पांचाल को जाम में घंटों फंसे रहने के बाद घबराहट हुई, फिर हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। 32 साल के संदीप पटेल की भी मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि कैंसर पीड़ित बलराम पांडे को उनके परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रशासन जाम के लिए एनएचआई को जिम्मेदार बता रहा है। इंदौर उज्जैन रोड शो की बन रही है और हमारा मांगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे, और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का उतना एनएचआई के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। अब जिला प्रशासन ने ट्रैफिक का नया रूट बनाया है, जिससे जाम की समस्या कुछ कम की जा सके। लेकिन अगर ये प्लानिंग पहले हो गई होती तो शायद 3 लोगों की जान बच जाती। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में चोरी की एक अजीब घटना सामने आई है। यहां पर कल सीएम मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन रात को ही कोई शख्स शिलापट को उखाड़ ले गया। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि किसी ने प्रतिमा के आगे लगे शिलापट को उखाड़ दिया और अपने साथ ले गया। इस शिलापट पर सीएम मोहन यादव का नाम लिखा हुआ था। इस घटना पर कोई प्रशासनिक अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। वैसे भी जब शनिवार को सीएम मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का उद्घाटन किया था तो उनके सामने ही मंच पर बीजेपी सांसद और स्थानीय बीजेपी नेता के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई थी। अब इस घटना को कुछ लोग बीजेपी नेताओं की आपसी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है इसका पता भी नहीं चल पाया है। सावन शुरू होने से पहले ही कांवड़ रूट पर दुकानों की पहचान को लेकर हंगामा हो गया। इस मामले में विवाद तब बढ़ गया जब कथित तौर पर एक दुकानदार की पैंट उतरवाकर पहचान करने की बात सामने आई। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले पहचान अभियान चलाया जा रहा है और स्वामी यशवीर जी महाराज की अगुवाई में यह अभियान चल रहा है। इसी दौरान एक टीम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे किनारे चल रहे ढाबे पर पहुंची। उस ढाबे का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा है। आरोप है कि जब ढाबे के मालिक का नाम पूछा गया तो विवाद की स्थिति खड़ी हो गई और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। आरोपी की पहचान अभियान टीम ने पंडित ढाबे के मालिक की पहचान की पुष्टि के लिए जब आधार कार्ड मांगा तो कर्मचारियों ने नहीं दिया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। हंगामा बढ़ा तो शक के आधार पर स्वामी यशवीर जी की टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया। स्कैन करने पर ढाबे के मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया। 40-51-76 ये नंबर है। इस पर पेमेंट ये मालिक मुसलमान है। आरोप है कि मुस्लिम नाम देखकर हिंदू संगठनों ने कर्मचारियों से धक्का मुक्की की और एक कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की। इस दौरान कर्मचारी रोते हुए दिखाई दिया और डर की वजह से होटल से बाहर चला गया। मेरा नाम गोपाल। अभी ने पैंट उतारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा, बीमा चल रहा है, कोई बीमा चल रहा। जबरन कपड़े उतरवाकर पहचान देखने की खबर जब बाहर आई तो हड़कंप मच गया। विवाद बढ़ा तो सियासत भी शुरू हो गई। पहचान अभियान चलाने वाले यशवीर महाराज ने गंभीर आरोप लगाए तो पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर सवाल दागे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। यशवीर महाराज के नेतृत्व में ढाबों के मालिकों की पहचान के लिए कांवड़ रूट पर 5000 लोगों की टीम बनाई गई है। इस टीम पर पंडित ढाबे के मालिक के नाम को लेकर विवाद खड़ा करने का आरोप है, लेकिन यशवीर महाराज का कहना है कि नाम बदलकर ढाबा चलाना हिंदू समाज के साथ धोखा है। सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। पंडित ढाबा को लेकर विवाद बढ़ा तो एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन जांच को लेकर यशवीर महाराज पर सवाल खड़े कर दिए। ये महाराज कोई अधिकारी हैं क्या पुलिस के अफसर हैं? इनको ये राइट किसने दिया कि होटलों की चेकिंग करें? ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। वहीं पहचान अभियान पर साक्षी महाराज ने कहा कि कांवड़ मार्ग के दुकानदारों की पहचान होनी चाहिए। कोई भी कहीं भी छंद वेश धारण करता है वो ठीक नहीं है। तो यही हमारे यूपी जी ने कहा है कि जो दुकानें लगाई जाए वो खुले
खुली नाम से लगाई जाए उसमें। हालांकि कांवड़ यात्रा और उसके रूट को लेकर 25 जून को ही आदेश जारी कर दिया गया था। यूपी सरकार के आदेश में बहुत साफ निर्देश था कि कांवड़ रूट पर स्थित दुकानों ढाबों के बाहर संचालक को अपना नाम लिखना होगा। कांवड़ रूट पर खुले मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई है। यही नहीं, कीमत से ज्यादा दाम लेने पर भी कठोर कार्रवाई की बात कही गई है निर्देश में। लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है कि सरकार के आदेश के बाद भी मुस्लिम समुदाय के दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम नहीं लिख रहे हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच मेरठ पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ रूट की जांच के लिए ताकत झोंक दी है। पुलिस एक प्लान के तहत न सिर्फ यात्रा मार्ग की जांच करने में जुटी है, बल्कि सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां भी कर रही है। यही नहीं, अफवाह फैलाने, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जहां पे भी कोई भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो सर्वप्रथम उसको ब्लॉक कराया जाएगा, उसके खिलाफ फिर उसको आइडेंटिफाई करके सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक और पुलिस अपनी तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर ढाबों के मालिकों के नाम को लेकर उठे विवाद और मुजफ्फरनगर में एक कर्मचारी के साथ अमानवीय व्यवहार पर आपत्ति जताई गई। कि ऐसा है कि ये मामला न्यायालय में भी जा चुका, अब न्यायालय के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। भाई आपको पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? अब विवाद के लिए आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं, पहचान बताओ, अपनी दुकान लगाओ। हालांकि इस हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह से शांत कराया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर हर किसी की आंखें खुली रह गई। मंच सजा था, तेजस्वी ने अपने भाषण की शुरुआत ही की थी, तभी एक सफेद रंग का ड्रोन अचानक उनकी ओर बढ़ते हुए मंच से टकरा गया। गनीमत रही कि तेजस्वी ने तुरंत सतर्कता दिखाई और पीछे हट गए, जिससे तेजस्वी ड्रोन से बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ड्रोन को हटाया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए कार्यक्रम में हलचल मच गई। जारी रखिए, जारी रखिए। फिलहाल आयोजक और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि आखिर कवरेज ड्रोन इस तरह नियंत्रण से बाहर कैसे हो गया। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने फिलहाल अपने फैसले पर रोक लगा दी है और त्रिभाषा नीति लागू करने के लिए समिति का गठन कर दिया है। यह फैसला फडणवीस कैबिनेट की बैठक में हुआ। दरअसल सरकार पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि पार्टी के भीतर से इस नीति के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, जिसके बाद सीएम फडणवीस को यह फैसला लेना पड़ा। अब समिति सभी पक्षों से चर्चा करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही नई पॉलिसी लागू की जाएगी। आणि आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब आज ही मुंबई के आजाद मैदान में उद्धव ठाकरे प्रदर्शन करने उतरे थे। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सरकारी आदेश की कॉपी जलाई थी बल्कि बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके अलावा राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर आक्रामक राजनीति कर रहे थे और माना जा रहा था कि इस मुद्दे के खिलाफ राज और उद्धव बहुत जल्द एक मंच पर आ सकते हैं। दिल्ली की सियासत एक बार फिर से झुग्गियों पर आ गई है। विरोधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार झुग्गियों को तोड़कर गरीबों को परेशान कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल खुद प्रदर्शन में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने पहुंचे। आरोप लगाया कि बीजेपी की प्लानिंग दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने की है। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी सरकार 1 साल में फ्री बिजली भी बंद कर देगी और स्कूलों की फीस बढ़वा देगी। दिल्ली के जंतर मंतर से दिया गया आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का एक बयान वायरल हो गया है। गोपाल राय कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ा जाएगा तो वो प्रधानमंत्री आवास में घुसकर कब्जा कर लेंगे। प्रदर्शन के दौरान बोलते बोलते गोपाल राय भावनाओं में ऐसे बहे कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। कि झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे
तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को नक्सलवादी सोच वाला बता रही है। जिस नक्सलवादी विचारधारा से आते हैं अरविंद केजरीवाल, ये सब उसी विचारधारा से पालित पोषित लोग हैं, ये अराजकवादी लोग हैं। वहीं झुग्गी के मुद्दे पर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो झुग्गी के मुद्दे पर केजरीवाल से 10 सवाल पूछेंगे। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की कोलकाता गैंगरेप केस में अब तक कॉलेज के गार्ड समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 9 कर दी गई है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। आज महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार अपनी टीम के साथ लॉ कॉलेज पहुंची तो कोलकाता पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान अर्चना मजूमदार और कॉलेज में मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच बहस भी हुई। बताया जा रहा कि अर्चना मजूमदार और उनके साथ आए दूसरे लोगों को उनके मोबाइल नंबर नोट करने के बाद ही कॉलेज में एंट्री दी गई। लेकिन पुलिस ने महिला आयोग की टीम को लॉ कॉलेज में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने की इजाजत नहीं दी। वहीं जब अर्चना मजूमदार कॉलेज से बाहर आई तो उन्होंने पुलिस पर पीड़िता और पीड़ित के परिवार को छिपाने के गंभीर आरोप लगाए। पर ये मिलने से पहले इनको छिपाया गया। क्यों छिपाया गया? कि कमीशन आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा तो ये लोग जो मांग रहा वो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। इन आरोपों पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उल्टे महिला आयोग पर ही सवाल उठा दिए। कमीशन आते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? वहाँ की महिलाओं क्या महिलाएं नहीं है? वहाँ के अत्याचार नहीं है? तो जाना है तो सब जगह जाइए। फिलहाल कॉलेज में गैंगरेप को लेकर सियासत का पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप केस को लेकर टीएमसी के अंदर ही संग्राम छिड़ता हुआ दिख रहा है। असल में टीएमसी ने पार्टी विधायक मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयानों से किनारा किया है, जिस पर पार्टी के अंदर तनातनी बढ़ गई है। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। मदन मित्रा का यही वो बयान है जिसके सामने आते ही सियासत में बवाल मच गया तो टीएमसी को एक्स पर पोस्ट के जरिए अपना स्टैंड साफ करना पड़ा। पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, टिप्पणी निजी हैसियत से की गई और पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है। टीएमसी की ओर से आए इस ट्वीट में कल्याण बनर्जी की ओर से शुक्रवार के दिए गए बयान में भी निंदा की गई। लेकिन पार्टी में तनातनी बढ़ी जब इसी मुद्दे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महिलाओं के प्रति घृणा पार्टी लाइन से परे है। टीएमसी को दूसरों से अलग करने वाली बात यही है कि हम ऐसी घृणित टिप्पणियों की निंदा करते हैं। महुआ मोइत्रा की इस टिप्पणी पर कल्याण बनर्जी भड़क गए। पहले ट्वीट कर पार्टी से अपराधियों को संरक्षण दे रहे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की, फिर मीडिया के कैमरे पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ दी। Anti-woman, she has charged it. What she is? What is this? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She did not hurt the lady. कल्याण बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा को हर एक महिला से घृणा है। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र में किसी दूसरी महिला को उभरने नहीं दिया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान रविवार की सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ सुबह करीब 4 बजे श्री गुंडीचा मंदिर के सामने हुई, जहां जरूरत से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए इकट्ठा हो गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ पहुंचा, श्रद्धालुओं में दर्शन की होड़ मच गई। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई, जो देखते ही देखते भगदड़ में बदल गई। इसमें कई श्रद्धालु, खासकर महिलाएं, दब गईं। जब ये भगदड़ रुकी, कई लोगों की जान जा चुकी थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं लोगों में प्रशासन को लेकर गुस्सा है। बताया जा रहा कि घटना के समय पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था। पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा किया जाता है। यहाँ बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ बाद में पहुंचा, जिससे लोगों में दर्शन करने की होड़ लग गई और यह हादसा हो गया। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई इस भगदड़ को लेकर सियासत गर्म है। बीजू जनता दल के प्रदेश सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। वहीं सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगी है, घटना की जांच के आदेश दिए। सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगते हुए एक्स पर लिखा, मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। ये लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन सवाल है, क्या मुआवजे से दर्द कम हो जाएगा? यही सवाल पूर्व सीएम नवीन पटनायक प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं। नवीन पटनायक ने एक्स पर लिखा, मैं सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाने से परहेज करता हूं, लेकिन ये त्रासदी लापरवाही के कारण हुई है।
चौतरफा हमलों के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण सिंह ने कार्रवाई करते हुए डीएम सिद्धार्थ एस स्वैन और एसपी विनीत अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया। वहीं ओडिशा के डीजीपी वाई खोरानिया ने बताया कि इस बार भक्तों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। जैसा देख पा रहे हैं कि भक्तों का जमावड़ा ये विगत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर न सिर्फ ओडिशा बल्कि पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ऐसे में यात्रा के दौरान हुई भगदड़ को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि 2 दिन पहले शुक्रवार को देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ का दबाव बढ़ने से 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई थी। झारखंड के जमशेदपुर में अचानक गुडका नदी का जलस्तर बढ़ने से चीख पुकार मच गई। दरअसल नदी में उफान आया तो नदी का पानी स्कूल के अंदर तक पहुंच गया, जिससे स्कूल के अंदर बने हॉस्टल में 162 बच्चे फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए ग्रामीण आगे आए। दर्जन भर ग्रामीण पानी की धारा में कतार बनाकर खड़े हुए, फिर एक एक कर सभी बच्चों के स्कूल के बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामला जमशेदपुर के पोटका प्रखंड की हरिना पंचायत का है। काफी मुश्किल था यहाँ पर। मैंने आके गांव वाला जितना भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे सबको मैंने साहस दिया और गांव वाला लड़का लोग सर्किल बना बना के सब बच्चा लोग को निकाला। अभी सवाल उठ रहा है कि नदी किनारे स्कूल का निर्माण किसकी इजाजत से किया गया। वहीं प्रशासन ने स्कूल निर्माण की जांच की बात कही है। और अब चलिए बात करते हैं मौसम के बिगड़े मिजाज की। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर पीसीएस परीक्षा देने जा रहे 2 छात्र बाढ़ में फंस गए। ये उस वक्त हुआ जब दोनों छात्र घर से परीक्षा देने के लिए निकले, लेकिन पुल बह जाने की वजह से उन्हें उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ा। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में 2 छात्र उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्थरों के सहारे दोनों छात्र पानी के सैलाब से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक छात्र बड़ी सी चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता है और फिर दूसरा छात्र भी सैलाब को पार करने की कोशिश करता है। इस दौरान वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे जो छात्रों को इस तरह उफनाई नदी को पार करता देख सिस्टम को कोसते नजर आए। भाई साहब इनका पेपर है भाई, क्या करे। इसके बाद दोनों छात्र जैसे तैसे बाहर आ गए। वायरल वीडियो मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग का बताया जा रहा है। दावा है कि मुनिया घर और पौठी के बीच बना पुल बह जाने की वजह से लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बादल फटने के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मजदूरों का एक शिविर तबाह हो गया और बादल फटने के बाद आई बाढ़ अपने साथ कई मजदूरों को बहा कर ले गई। और यह हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ। सड़क निर्माण में लगे मजदूर टेंट लगा रहे थे, तभी तेज सैलाब आया और वो बह गए। सड़क निर्माण में लगी गाड़ियां भी सैलाब में बह गईं। हादसे के बाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें पानी का टैंकर और सड़क निर्माण में लगी गाड़ियां मलबे में बुरी तरह फंसी दिखी। वहीं चारों तरफ बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान भी दिखे। रात होने की वजह से जो मजदूर बाढ़ में बह गए थे उन्हें रात को ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन सूरज की पहली रोशनी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत बचाव अभियान चलाकर 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 8 से 9 मजदूर अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में तो कुछ लोगों की जान बाल बाल बची। 30 सेकंड से भी ऊपर नीचे का मामला होता तो फिर बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि जिस समय पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरे, बद्रीनाथ हाईवे पर कई वाहन लैंडस्लाइड वाली जगह पर तेजी से बढ़ रहे थे। वो तो गनीमत रही कि बस 30 सेकंड की देरी हो गई। जब तक वाहन लैंडस्लाइड वाली जगह पर पहुंचे, बड़ा हादसा टल चुका था। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आकर गिर चुके थे। इस दौरान कई पेड़ भी टूट गए। अगर ये बड़ा पत्थर किसी वाहन के ऊपर गिरता तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उन लोगों के साथ क्या होता। जिन लोगों ने लैंडस्लाइड के भयावह मंजर को देखा, उनकी सांसें अटक गई। पहाड़ से गिरी इतनी भारी भरकम चट्टान को देखकर लोग दंग रह गए। वहीं लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। दोनों तरफ लोग जाम में फंसे नजर आए, लेकिन 3 सेकंड हुई देरी के लिए लोगों ने ऊपर वाले को धन्यवाद किया। पहाड़ों पर जाना इस समय खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन भी लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अपना घर बार छोड़कर ये लोग कहीं जा नहीं सकते और इसी वजह से पहाड़ों में रहने वाले लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। और सिर्फ हादसों का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें चमोली के नंदकेसरी इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से एक कार मलबे में फंस गई।
बताया गया कि कार में ड्राइवर भी बैठा था, लेकिन कार बहती उससे पहले ही वो कार से नीचे उतर आया। इसके बाद कार बहती हुई काफी दूर तक चली गई और मलबे में जाकर फंस गई। इसके बाद बुलडोजर आया और कार को मलबे से निकालने का काम शुरू हुआ। नंदकेसरी के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में आवाजाही करना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। उधर चमोली में ही नंदा नगर में देर शाम हुई तेज बारिश के बाद पूरी की पूरी सड़क टूट गई। सड़क का बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई। और मुसीबत का पहाड़ तो सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर टूटा। सड़क बह जाने से वहां पानी का मानो दरिया बहने लगा, जिसे पार करना बुजुर्गों के लिए आसान नहीं था। इसलिए घर के जवान लोग बुजुर्गों को पीठ पर लादकर उपनाए रास्ते को पार करते दिखाई दिए। इसके अलावा गाड़ियों को भी सैलाब पार करने में दिक्कत हुई। एक बोलेरो कार तो उफनाई लहरों को पार करते समय बीच रास्ते में ही फंस गया। तो बड़ा बताया गया कि नंदानगर में सड़क बह जाने की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। और प्रशासन पर्यटकों से अपील कर रहा है कि गंगा जल भरने के चक्कर में और गंगा स्नान की होड़ में अपनी जान जोखिम में न डालें। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने हर एक घाट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस और आपदा राहत दल को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कोई श्रद्धालु गंगा में डूब न पाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अनाउंसमेंट के बावजूद लोग उफनाई नदी में जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से, तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए, आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए। ये जो नहाने वाले हट जाए प्लीज यहाँ से, ये जान पकड़ के स्नान करें, अदरवाइज बिना उसके मत करें। ऋषिकेश में भी कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, क्योंकि ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का आनंद लेने आते हैं। हालांकि बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए ऋषिकेश में अगले आदेश तक रिवर राफ्टिंग बंद कर दी गई है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बाढ़ बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। दावा है कि असली पिक्चर तो अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के रेड अलर्ट के चलते चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए रोक दिया गया है। क्योंकि पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए उत्तराखंड की धामी सरकार कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए चारधाम यात्रा को फिलहाल 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। चारधाम यात्रा रुकने की वजह से कई जगह यात्री बीच में ही फंस गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को धामी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकास नगर में तीर्थ यात्रियों को रोका जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में सिर्फ भारी बारिश ही नहीं होगी, बल्कि तेज बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले में देर रात से जारी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। सड़कों पर कीचड़ इतना ज्यादा भर गया है कि जिससे गाड़ियां बंद हो रही हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का कोहराम बरस रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कार बंद पड़ी तो कार ड्राइवर ने गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां कीचड़ इतना ज्यादा था कि कार के पहिए आधा से ज्यादा जमीन में धंस गए। इसके बाद कार को बाहर निकालने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। नंदप्रयाग में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहद खराब है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। शिमला में भी वही हालात हैं जो उत्तराखंड में हैं। शिमला में रात भर तेज बारिश ने लोगों को डरा दिया, क्योंकि बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ खिसके, जिससे चपेट में गाड़ियां आईं और कई घर भी मुश्किल में है। और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। शिमला के पंथा घाटी जोंगा सड़क मार्ग पर लैंडस्लाइड के दौरान पेड़ गिरे और 2 लग्जरी कार इन पेड़ों की चपेट में आ गई। ऊपर पेड़ गिरने की वजह से दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इसकी वजह से कार मालिकों को हजारों का नुकसान हुआ। वहीं शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ दरके, जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। शिमला के महली इलाके में हालात तो और ज्यादा खराब हो गए। यहाँ कई जगह मिट्टी खिसक गई। इसकी वजह से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि कहीं घर भरभरा कर ढह न जाएं। इसमें स्लाइड हो गया और स्लाइड जो जाएगा तो ये बिल्डिंग के नीचे आने वाली है दोनों। शिमला में भारी बारिश के बाद सीवरेज टैंक भी बह गया। मतलब मुसीबत चारों तरफ से आई है और लोगों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है।
बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई है तो कई लोगों के लिए राहत। शिमला से एक सुकून देने वाला वीडियो सामने आया, जहां बारिश हुई तो लोग पानी में भीगते हुए झूमकर नाचने लगे और लोगों ने बारिश का पूरा लुत्फ उठाया। इस दौरान 4 से 5 लोग पहाड़ी गाने पर झूमते नजर आए। मजे की बात यह है कि इन लोगों ने बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी पहन रखा था। बारिश में अपना अलग मजा है बारिश का। पंजाब से तो बहुत ठंडा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, पकौड़े खाने वाला मौसम है यहाँ। भारी बारिश के बावजूद शिमला के बाजार भी गुलजार दिखे। छाता लेकर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने निकल पड़े। मतलब पर्यटकों ने बारिश का खूब आनंद उठाया, कोई मौका नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारी बारिश के चलते देश के ज्यादातर बांध भर गए हैं। हिमाचल के मंडी जिले में स्थित पंडोह डैम भी पूरी तरीके से भर गया है, जिसके बाद पंडोह डैम के गेट खोल दिए गए और जैसे ही पंडोह डैम के गेट खोले गए, तेज बहाव के साथ पानी निकल पड़ा और पंडोह डैम के 5 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इस समय डैम से 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस पानी के बहाव से ब्यास नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए मंडी जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा। लोगों से अपील की जा रही कि वे नदी के किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यास नदी का ये उफनता हुआ पानी अब संधोल, सुजानपुर, नादौन और देहरा होते हुए पौंग डैम की ओर बढ़ रहा है, जहाँ इसका जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद ये पानी पंजाब के तलवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं मंडी की जिवड़ी खड्ड में भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। यह खड्ड पंडोह डैम से लगभग 10 किलोमीटर दूर व्यास नदी में मिलती है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि प्रशासन हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। झारखंड के जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश 162 बच्चों की जिंदगी पर कहर बनकर टूटी। शनिवार रात जमशेदपुर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि कोवली थाना क्षेत्र के स्थित लवकुश आवासीय विद्यालय में पानी भर गया। पूरा का पूरा जो हॉस्टल था वो लबालब हो गया और इस सैलाब में 162 बच्चे फंस गए। हालात इतने भयावह हो गए कि बच्चों की जान बचाने के लिए सबसे पहले उन्हें स्कूल की छत पर ले जाया गया, ताकि वो पानी में डूबने से बच सकें। इसके बाद बच्चों के फंसने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। कोवली थाना प्रभारी के नेतृत्व में जमशेदपुर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के सिरोही के बावली गांव में बड़ा हादसा टल गया, जब नदी पार करते समय एक व्यक्ति की कार खराब हो गई और तभी नदी में अचानक पानी का बहाव भी तेज हो गया। तेज रफ्तार से आते पानी को देख ड्राइवर ने समय रहते कार से छलांग लगा दी और इसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से पहले कार चालक को बाहर निकाला और उसके बाद ट्रैक्टर के सहारे कार को भी खींचकर नदी से बाहर निकाल लिया गया। गांव वालों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। तो सिरोही की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर कार चालक बहाव में तो फंस गया था, लेकिन गांव वालों ने वक्त रहते मदद पहुंचाई और जान बच गई। तो आप देखिए, सिरोही की तस्वीर है। कार चालक फंस गया था तेज बहाव के बीच, लेकिन गांव वालों ने वक्त रहते इन्हें बचा लिया। राजस्थान के जालौर में 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाके में जलभराव हो गया। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मानो दरिया बह रहा है। और केवल 2 घंटे की बारिश के बाद ही ऐसा सैलाब आया जैसे किसी बांध के गेट खोल दिए गए हों। जिले की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई। खेत खलियानों में पानी भर गया। शहर की एक मिठाई की दुकान में भी बारिश का पानी घुस गया, जिससे वहां रखी सारी मिठाइयां खराब हो गई और दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। बारिश का असर सिर्फ कस्बे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सायला उपखंड क्षेत्र के रेवतड़ा, जीवाड़ा, जालमपुरा और दहिवा सहित कई गांवों के लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए। कई जगह तो कच्चे मकान भारी बारिश को झेल ही नहीं सके और भरभरा कर गिर गए। अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और ज्यादा बारिश होने की संभावना जता दी, यानी कि मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।